हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया। उठा ही लेट में तो फिर लेट तो होना ही था। लेकिन अब चाहे लेट हो कुछ भी हो, क्लास लेनी है। इसलिए मैं सोचा आज एक छोटा सा अच्छा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। और कल से आप जो है वो एक सबसे भारी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नागरिकता। किताब तो आपको बताना राखी बात ही आएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और तुम लोग कैसे हो? गजब। जी साहब, आप भी यहाँ पे? तो आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? पीएसआई की? गुड मॉर्निंग, गुड। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आज भेजेंगे हम, तो अगले महीने तक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, 1 सितंबर के लिए कह रखा है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम जो है वो करंट की क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? करंट की क्लास रेगुलर लिया करो। और थोड़े टारगेट लेके चलो कि भाई इन 2 महीनों में ये चीज़ें जो है कवर करनी है। जैसे आपकी राजस्थान ज्योग्राफी है, तो सर आपको राजस्थान ज्योग्राफी कवर करवा रहे हैं। हाँ, टारगेट रखो, कम से कम 2 महीने का टारगेट रखो। जैसे जुलाई अगस्त अगर आपने पढ़ा है ना, तो जुलाई अगस्त लास्ट तक आपका जो है वो 2 4 सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उनको रिवीजन में लगाओ। ऐसे केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब जैसे मुझे जहाँ तक लगता है साइंस का एक पोर्शन पूरा हो जाएगा। पॉलिटी अगस्त तक जो है वो एक बार मूल अधिकार पढ़ लो, फिर तो बाद में स्पीड से जाएगी। तो पॉलिटी हो जाएगी आपकी, इंडियन पॉलिटी हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो ये जो है वो दोस्तों, आप एक 2 महीने में एक बार टॉपिक्स को कवर करके उन सब्जेक्ट को फिर रिवीजन में लगाना। और थोड़ी क्लासेस फिर आप कम करना अपने हिसाब से, फिर उतनी क्लासेस लेना जो आपके रिवीजन में बाधा ना बने। ये जरूरी है। नहीं आप हर टाइम जो है वो ऐसे रहे कि बस मेरे को तो बस क्लास लेनी है, क्लास लेनी है, तब कोई मतलब नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसके लिए 2 3 घंटे आप रिवीजन रखें और उससे उसी समय कंठस्थ कर लें। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी अच्छी चल रही है, साथ के साथ में याद होता जा रहा है, वो तो ठीक है, आपकी कला है। आप सारे लोग जो है वो ज्ञानी हो इसलिए याद हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम सहयोग कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये है कि अपनी तरफ से उससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाओ। ठीक है। हिस्ट्री भी होने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री होने वाली है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन पॉलिटी चल रही है, साइंस का पोर्शन चल रहा होगा, टेक चल रहा होगा आप लोगों का। श्याम सर आगे वापस, अब टेक की क्लास भी चल रही होगी। हाँ, अच्छी नॉलेज है, बहुत शानदार। टीचर सारे ही बढ़िया हैं। हिस्ट्री में ऋतुराज जी, संदीप जी, श्याम जी, इंटरेस्टिंग है टेक्नोलॉजी। कल मैं पढ़ा के आया, पहले मैंने थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा जो समझा, उसके बाद मैंने बताया। करंट अफेयर पढ़ना होता है तो मेरे को भी तो पढ़ना पड़ता है। तो आ जाओ, आज हम एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, नागरिकता से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 1 मिनट लगेगी। वैसे देखो, सिलेबस में मेंशन नहीं है कहीं पे भी नागरिकता, है ना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। संविधान मेंशन है, जब भाग 1 पढ़ रहे हो, हैं, जब आपका 3 भी पढ़ रहे हो, 4 भी पढ़ रहे हो, 5 भी पढ़ रहे हो, 6 भी पढ़ रहे हो, 8 भी पढ़ रहे हो, 9 भी पढ़ रहे हो, 9A भी पढ़ रहे हो, 9B भी पढ़ रहे हो, जब सब पढ़ रहे हो तो फिर बाद में भाग 2 को क्यों छोड़ना, जिसमें टाइम भी वैसे भी ज़्यादा नहीं, 40 1 मिनट लगनी है। और ज़्यादा आपको गहराई से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी एक बेसिक समझ होनी जरूरी है। नागरिकता के प्रति एक बेसिक समझ होनी जरूरी है। इसलिए हम आज सिटीजनशिप का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है। मैं थोड़ा करंट अफेयर से आपको रिलेट करवाऊंगा, जिससे जो है वो करंट अफेयर के भी अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको जरूर आएंगे। जनरली सिटीजनशिप है क्या? देखो, नागरिकता आपको राष्ट्रीयता देती है, नेशनलिटी। आप मान के चलें, नागरिकता एक राजनीतिक पहचान देती है। केवल फंडामेंटल राइट नहीं देती है, उसके साथ साथ कुछ आपको ड्यूटीज भी देती हैं।
हम कहते हैं ना कभी कभी चलते चलते कि यार तू नागरिक के रूप में सोच। नागरिक के रूप में सोचते ही आपके पास जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमेशा याद रखना, अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, आप में जो है वो दोस्तों जो है वो एक नागरिक की जागरूकता है, तो आप वहाँ के राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा भी करते हैं, आप मतदान का जो अधिकार भी रखते हैं, आप वहाँ स्वच्छता के बारे में भी सोचते हैं, अगर आप सिटीजनशिप रखते हैं तो निवासी होने के लिए तो आदमी कहीं का भी हो सकता है। निवासी से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और सारे राइट भी नहीं मिलते। नागरिकता समकालीन राष्ट्र के अंदर व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान का आधार है कि ये सिटीजनशिप है, ये नागरिकता है और ये हमारी एक तरीके से मेंबरशिप है। अगर आप भारत के व्यक्ति हो, नागरिकता है तो एक तरीके से मेंबरशिप है। अब अगर हम लोग चर्चा करें, हमने नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? हमने नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, मतलब आप भारत की नागरिकता रख सकते हो, दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। हमने इसमें कुछ अलग चीज़ें निकाल रखी है, OCI, NRI, है ना, तो ये चीज़ें हमने बना रखी हैं, लेकिन अभी मैं उनको भी बताऊंगा। वो नागरिकता नहीं है, वो एक स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें हम कुछ अधिकार देते हैं कि भाई आप इन देशों में रहते हो, भारतीय मूल के हो ना, तो आपको थोड़े थोड़े 15 साल तक वीज़ा फ्री मिल जाएगा, बार बार आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। वो हमने कुछ उन्हें जो है वो एक स्पेशल प्रोविज़न कर रखा है। लेकिन सिटीजनशिप, नागरिकता जो है वो दोस्तों आपकी जो है भारत की ही नागरिकता है, एकल नागरिकता। और हमने एकल नागरिकता इसलिए रखी यहाँ पर, याद रखना, कि ताकि जो है वो हमारी एकता व अखंडता सुनिश्चित हो सके, एकदम क्लियर रखना। तो बहुत सारे देशों में जो है वो आपके यहाँ पे एकल नागरिकता नहीं होती है, दो दो देशों की नागरिकता भी रख सकते हैं। तो दो देश की नागरिकता तो अगर राइट है तो फिर जिम्मेदारी भी है, कानूनी अड़चने भी हैं। भारत की नागरिकता स्पष्ट सरल है कि अगर आप भारतीय हैं तो फिर आप भारतीय हैं, बाहर रहते हैं, आप काम कारोबार के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली हुई एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली हुई एकल नागरिकता है। मैं आपको संविधान में नागरिकता के बारे में सारी चीज़ें समझाऊं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा। हमारे संविधान में अगर हम देखें तो नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और हमारे यहाँ ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता के ये जो प्रावधान है इसमें आपका अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है भाई? संसद को है। ये जो आपका संविधान का भाग 2 है, जो आपका आर्टिकल 5 से 11 तक आज हम पढ़ेंगे, ये सारे आर्टिकल हम याद करेंगे। और इसका अंतिम आर्टिकल क्या कहता है? इसका अंतिम आर्टिकल कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जैसे भारत में सबसे पहले नागरिकता का अधिनियम कब आया था? 1955 में आया। फिर हमने उसमें कई बार संशोधन किया, है ना, चाहे 1986 में हमने संशोधन किया, क्योंकि पहले क्या था, हमारे यहाँ जो है वो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म जो है वो भारत में हुआ है वो भी भारत का नागरिक है। इसका आनंद घुसपैठियों ने लिया सबसे ज़्यादा। भारत में जन्म में किया है, कोई आदमी बॉर्डर क्रॉस करा जा फिर जन्म ले लेगा वो तो भारतीय है, ये क्या भाई साहब? फिर हमने रूल जोड़ा कि भारत में जन्म ही नहीं, जन्म लेने वाले के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। ये हमने 86 में जोड़ा। बताओ ठीक काम किया, है ना। तो बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप लोग याद रख लेना, हमारे यहाँ नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के दोस्तों याद रखना भाग 2 के अंदर है। और ये भी याद रखें आर्टिकल 5 से 11 के अंदर है। और आर्टिकल 11 ये पावर देता है कि संसद नागरिकता संबंधी अधिनियम बना सकती है, कानून बना सकती है। और हमारा नागरिकता अधिनियम कब का है? नागरिकता अधिनियम जो है वो दोस्तों हमारा 1955 का है। इसके तहत ही नागरिकता मिलती है, इसके तहत ही नागरिकता जाती है। इसको ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। याद रख लेना एकल नागरिकता है। क्लियर? श्योर? चले आगे चलते हैं, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और चर्चा करते हैं। हाँ, अब जो है वो दोस्तों अपन आगे बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से हमें हमारे यहाँ नागरिकता मिल सकती है। 5 तरीके, सिंपल 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों को आप लोग जो थोड़ा सा समझना।
उसके बाद में हम जो है वो संविधान के 5 आर्टिकल पढ़ेंगे, 5-6 जो आर्टिकल बचे हुए हैं आपके वो पढ़ लेंगे। पहले 5 को आप बिना एकदम आराम से रेस्ट से पढ़ो। जन्म के आधार पर नागरिकता, याद रखें भारत में पहले प्रोविजन था कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा। बाई बर्थ सिटीजनशिप का हमारे यहाँ एक सिंपल प्रोविजन था कि कोई भी व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 के बाद, रिपब्लिक होने के बाद है, उसे हम भारतीय नागरिक मानेंगे। और इसका जो है वो मौज उठाई घुसपैठियों ने सबसे ज्यादा। और इनको रोकने के लिए 86 में हमने क्या प्रोविजन कर दिया भाई, जन्म लेने से नहीं, जन्म लेने वाले में से उनके माता या पिता किसी का एक का भारतीय होना जरूरी है। माता या पिता किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, केवल जन्म से काम नहीं चलेगा। तो आज के दिन क्या रूल है कि भारत में जन्म से तो नागरिकता है, लेकिन उनके माता या पिता, जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एकदम सिंपल, जन्म के आधार पे, एकदम समझ में आ गया होगा। जन्म के आधार पे कभी भी स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन आ जाए तो बाई बर्थ हमारे यहाँ सिटीजनशिप है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे के माता या पिता किसी एक के पास नागरिकता होनी जरूरी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपके यहाँ वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति, बच्चा है, कोई भी बच्चा है ना, और उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, चाहे वो महिला हो चाहे माता हो, विदेश में जन्म लेने वाला, वंश परंपरा के अनुसार क्या हुआ, विदेश में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा जिसके माता या पिता 1992 में हमने माता को भी जो है नागरिकता के आधार पे जो है वो नागरिकता के आधार पे विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दे दिया था। तो माता और पिता दोनों याद रखो आप। 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा जिसके माता या पिता भारतीय हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन फिर बाद में सरकार ने कहा ये काम तो ठीक है, ले तो सकते हैं, लेकिन टाबर 20 साल को हो जाए फिर आर कहे कि मैं जो हूँ माता पिता जो है मेरे भारतीय हैं, मेरे को भारत की नागरिकता दो, ना जी ना। आपको उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा, आपको जो है वो दोस्तों जो है वो उसी समय जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 1 वर्ष के भीतर जो है 2004 में हमने अमेंडमेंट किया और कहा कि 1 वर्ष के भीतर आप भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवा लो। और हाँ, 1 वर्ष के भीतर आप भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवा लो, तब तो भारत की नागरिकता है। नहीं, आप जहाँ पैदा हुए वहीं आप देखो अपना काम, ठीक है, हमें कोई मतलब ज़्यादा इशू नहीं है। तो जन्म वाले में तो कोई इशू नहीं था, समझ में आया आप लोगों को। जन्म का तो अपन ने क्या याद किया कि हमारे कोई भी बच्चा जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत में नागरिकता का अधिकार है, बशर्ते उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 86 में हमने ये अमेंडमेंट किया। वंश परंपरा के अनुसार कोई भी टाबर जिसके माता पिता भारतीय हैं, जिसका जन्म विदेश में हुआ है, वो 2006 के नए अमेंडमेंट अपन तो यही पढ़ेंगे, इसके अनुसार जो है वो 1 वर्ष के भीतर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसे जो हम भारतीय नागरिकता दे देंगे। सिंपल है, दो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, एकदम सिंपल चल रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, बाय रजिस्ट्रेशन। कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण करवा ले, वे व्यक्ति जो पंजीकरण आवेदन तिथि से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवेश कर रहे हो, पुरानी अवधि छोड़ो, अभी हाल फिलहाल पढ़ते हैं, लोग कोई 5 साल से भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, 5 वर्ष से भारत में निवास करो, व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन किसी अन्य देश का रहने वाला है, किसी अन्य देश में जो है वो दोस्तों निवास कर रहा हो, जन्म जिसका भारत में हुआ हो लेकिन किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, विदेशी महिला जिसने किसी भारतीय पुरुष से विवाह किया हो, क्या किया हो, भारतीय पुरुष से विवाह किया हो, या भारतीय नागरिक के जो है वो दोस्तों अवयस्क बच्चे, ठीक है, जो वहां पे एडल्ट नहीं हुए अगर कहीं विदेश में रहने वाले हैं, या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो कॉमनवेल्थ नेशंस है, जो हमेशा ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व में पहले रहे हैं,
ठीक है, और उस कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ देश हैं उसके जो लोग भारत में जो है वो निवास कर रहे हैं या भारत सरकार को जो है वो सेवा दे रहे हैं, उन्हें हम रजिस्ट्रेशन से दे सकते हैं नागरिकता। आपको अप्लाई करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने वाले दिन से 5 वर्ष पहले आपको यहाँ रहना होगा। एटलीस्ट 5 वर्ष से अगर आप यहाँ रह रहे हो तब जाके हम आपको नागरिकता देंगे। बाई बर्थ वाले में कोई इश्यू नहीं था, वंश वाले में कोई इश्यू नहीं था। आप यहाँ पंजीकरण वाले में सोचिए, पंजीकरण का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता चाहता है उसके पास कोई आधार तो होना चाहिए कि भाई भारतीय नागरिकता। कोई अमेरिका में बैठे बैठे आदमी थोड़ी मांग सके, भाई पहले 18 हुआ जो कोई तो रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो हमने शर्त दी है कि कोई भी जो है वो महिला जो विवाह करती है किसी पुरुष के साथ, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे पर 5 वर्ष वो यहाँ रहे, 5 वर्ष वो यहाँ रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उसके साथ साथ जो है वो कोई व्यक्ति यहाँ राजकीय सेवा के अंदर है या भारत के अंदर जो सेवा दे रहा है, कॉमनवेल्थ नेशंस का कोई व्यक्ति है तो उसे हम जो है वो नागरिकता दे सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ लेकिन निवास बाहर कर रहा है, लेकिन अब वो 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वो हमारे यहाँ नागरिकता ले सकता है। सिंपल सा लॉजिक क्या है उसे समझिए कि पंजीकरण द्वारा अगर नागरिकता लेनी है, पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन द्वारा अगर नागरिकता लेनी है तो कोई व्यक्ति 5 वर्ष भारत में रहे, उसके बाद आवेदन करें, उसके बाद आवेदन करें। वंश परंपरा के अनुसार अगर लेनी है तो इसमें सिंपल सा रीजन क्या है कि आप जन्म के 1 वर्ष, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाएं, भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाएं। कौन? ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में कोई भारतीय हो। क्लियर? माता या पिता में कोई भारतीय हो। और बाई बर्थ जन्म के आधार पर हमने क्या कहा, कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हो और इनके माता या पिता में एक भारतीय होना जरूरी है बाई बर्थ। इन कॉन्सेप्ट समझ में आए? रजिस्ट्रेशन वाले में भी ज़्यादा पेचीदगी में जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझना जरूरी है कि हमें जो है वो नागरिकता अगर कोई व्यक्ति दूसरा चाहता है, जन्म से नहीं है, परंपरा से नहीं है, वंश से भी नहीं है, लेकिन अगर नागरिकता चाहता है तो हम उसे एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई पहले 5 वर्ष इंडिया में रहो बढ़िया तरीके से, वीजा आधारित जिस भी प्रकार से आप पहले 5 वर्ष इंडिया में रहो, फिर आप अप्लाई कर दो और फिर हम जो है वो हमारे अनुसार देखेंगे कि आपको नागरिकता दें या नहीं। 5 वर्ष एटलीस्ट जो है वो आपका यहाँ रहना जरूरी है, 5 वर्ष आपका यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है, तो पंजीकरण के लिए कौन कौन से व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 वर्ष से यहाँ रहते हो, या फिर भारतीय पुरुष से जो है वो किसी महिला ने विवाह किया हो तो उसे 5 वर्ष फिर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भारतीय नागरिक है, उसके अवयस्क बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, वे व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हैं वो पंजीकरण के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अब आगे बात करते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ये क्या है, इसको भी बात करते हैं। निम्नलिखित योग्यताओं की पूर्ति पर विदेशी व्यक्ति नागरिकता हेतु पात्र होंगे। ये जो है चौथा तरीका है। विदेशी व्यक्ति वयस्क हो और अपने देश की नागरिकता छोड़ चुका हो, नागरिकता आवेदन से पूर्व 1 वर्ष लगातार भारत में निवास कर रहा हो और पिछले 8 वर्षों में कुल 7 वर्ष तक भारत में रहा हो और उसे कम से कम किसी एक भाषा का ज्ञान हो, कम से कम किसी एक भाषा का उसे ज्ञान हो। देशीयकरण का मतलब ये है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, पहली बात तो वो एडल्ट हो, वयस्क हो, उसके साथ साथ उसने नागरिकता छोड़ दी और उसके बाद में नागरिकता आवेदन से पूर्व 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो और पिछले 8 वर्षों में से कम 7 वर्ष भारत में रहा हो और उसे एक भाषा भी जो है वो आने लग गई, तो वो भारत के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, वो पात्र है, उसे नागरिकता मिल जाएगी।
उसे नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि अब उसने दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दी। 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हैं, पिछले 8 वर्षों में से 7 वर्ष भारत में रहा है, संविधान की एक भाषा भी उसे बोलनी आ रही है, मतलब अब उसका जो है वो देशीयकरण हो चुका है, अब उसने योग्यता प्राप्त कर ली है, और अब जो है वो दोस्तों जो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हो, एडल्ट हो, उसने अपने देश की नागरिकता अब जो है वो छोड़ दी है, पिछले 1 वर्ष से लगातार 12 महीने से यहाँ रह रहा है, 8 वर्षों में जो है वो दोस्तों 7 वर्ष तक भारत में निवास किए है, और एक भाषा भी उसने सीख ली है 8वें अनुसूची, तो टेंशन खत्म, उसे हम जो है वो नागरिकता दे सकते हैं, उसे हम जो है वो नागरिकता दे सकते हैं। और लास्ट है नागरिकता का प्रकार, हमने अगर किसी, जैसे मान लो किसी देश को ही जो है वो हमने ले लिया, या किसी क्षेत्र को ही हमने जो उसका विलय कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, तो उसके लोग कहाँ जाएंगे, वो भारत के नागरिक बनेंगे। हमने पुदुचेरी को लिया, गोवा को लिया, सिक्किम को लिया, पहले सिक्किम जो हमारा पार्ट थोड़ी था। हाँ, तो भारत सरकार किसी नए क्षेत्र का विलय अगर भारत में कर ले, तो उस क्षेत्र के निवासी भारतीय नागरिक स्वतः बन जाएंगे, उस क्षेत्र के निवासी भारतीय नागरिक स्वतः बन जाएंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप उन्हें मिल जाएगी। मामला थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 तो बहुत ईजी हैं, जैसे पहला और 5वें में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पहले, दूसरे और 5वें में तो पहला बाई बर्थ जो बात हो रही है जन्म के आधार पे, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, आपके जो है वो, हाँ, कोई भी बच्चा जिसका जन्म यहाँ हुआ है, माता या पिता भारतीय है, माता या पिता भारतीय है, 26 जनवरी 1950 के बाद यहाँ जन्म हुआ है, वो नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वंश परंपरा वाले में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। वंश परंपरा वाले के अंदर सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ है, जन्म विदेश में हुआ है, और उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय है, तो वह 1 वर्ष में जो है वो भारतीय दूतावास में सूचना देते। ठीक है, अब 5 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर वाला जो है वो किसी भूमि के अर्जन से संबंधित है, मतलब भारत ने अगर किसी का विलय कर लिया दूसरी टेरिटरी का, तो भारत ने अगर विलय कर लिया, तो इस कंडीशन में वहाँ के व्यक्ति भी भारत के नागरिक कहलाएंगे, जैसे मैंने आपको सिक्किम का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब आती है 4 नंबर और 5 नंबर, इसके बाद आती है 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, सॉरी, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर में हमने क्या कहा, 3 नंबर में हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता, और 4 नंबर में हमने क्या कहा, देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता। देशीयकरण से के माध्यम से नागरिकता का मतलब है किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता छोड़ दी, उसे लेनी है इंडिया की नागरिकता। ठीक है, और उसके साथ विदेशी नागरिकता अगले ने छोड़ दी, अगला जो वयस्क भी है, एडल्ट भी है, और लगातार 1 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, और पिछले 8 में से 7 वर्ष में भारत में रहा है, अरे एक भाषा भी सीख गया है, अब हम उसे नागरिकता दे सकते। पंजीकरण से नागरिकता का तात्पर्य है कोई 5 वर्ष लगातार भारत में रहा है, तो वह आवेदन कर सकता है। किसी ने भारतीय पुरुष से विवाह किया है, तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आप जो है वो, ये एक सिंपल से तरीके हैं, मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिमाग में बैठा होगा, क्योंकि अब हमें केवल आर्टिकल याद करने हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है वो
बहुत रेयर है कि नागरिकता का क्वेश्चन एग्जाम में मिले, लेकिन प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर बाद में अपन क्यों रिस्क ले, एक केवल आधे घंटे के चक्कर में थोड़ा बहुत पढ़ना है, इतना कोई खतरनाक टफ टॉपिक भी नहीं है। हम्म। क्लियर है बेटा दिमाग में? एक चीज़ तो आदमी आदत डाले उसकी पड़ जाती है। मेरे को 6 महीने हो गए, मैंने चीनी बंद कर दी चाय में। अब मेरे को ये चाय भी मतलब ऐसे लग रही है स्वादिष्ट। यहाँ अगर कोई नॉर्मल आदमी ने प्यार देन तो वो मूड खराब हो जाए सोच। कराया हुआ है विनीता जी, आपने देखा नहीं? 1 2 3 4 सब कराया हुआ है। जिन्हें इसका याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, करना ही नहीं है अपने, बस इतना याद रखना कि संसद नागरिकता का कानून बना सकती है। संविधान के भाग 2 में 5 से जो है वो 11 तक नागरिकता की बात है, और भारत में एकल नागरिकता। बस इतना तो याद हो गया। सुबह सुबह नींद उड़ाने का कोई तरीका बताओ, आप मेरे को बता दो, मेरी उड़ जाए थोड़ी। किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पूछो आप। ओके। टेक की क्लास हो रही है ना? कल शाम को हुई है श्याम सर की। कुछ बैच में टेक की क्लास नहीं हो रही है ना, आपके पास नोटिफिकेशन ऊपर आता होगा कि साइंस एंड टेक की क्लास लाइव। आप अंदर जाके देखते हो आपके नहीं चल रही, इसका मतलब है नोटिफिकेशन तो ऐप के हर विद्यार्थी के पास जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट हो चाहे वो आरएस का स्टूडेंट हो। अब इसका मतलब नहीं है टेक इज लाइव तो तुम भी जाके जुड़ जाओ। आपके शेड्यूल में अगर क्लास है तो आपको दिखेगी, ऊपर नोटिफिकेशन है वो नहीं है। आपके शेड्यूल में जब आपकी बारी होगी, हमें पता है कब आपके लिए टेक की क्लास लगानी है, तब हम लगा देंगे, तब हम लगा देंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई ऐसे तो कई दिनों में जो है वो साइकोलॉजी इज लाइव, तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम क्या करोगे? हैं? सही बात है। तो बहुत सारे लोगों के बैच में वो क्लास जानी नहीं है। हमारे पास कोई अलग से जो है वो अभी मेथड नहीं है कि केवल नोटिफिकेशन उन्हीं बच्चों के पास जाए जो उस ऐप में है। नोटिफिकेशन सबके साथ जाता है। जैसे कल आ रखा था रक्त इज लाइव, मैं भी तो ऐप पे हूँ। मैं कहा यार ये सही करवाओ ना इसको, रक्त इज लाइव क्या होता है? पासपोर्ट नागरिकता देता है, वीजा घूमने का अधिकार देता है, वहां जाने का अधिकार देता है। ठीक है। वेरी गुड। क्या पूछ रहा है कन्हैया? मैसेज का जवाब दो, ऐसे तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं कहा। आपके हौसले ज्यादा है कन्हैया लाल? हैं? अभी तक नहीं समझे क्या तुम? थोड़ा इम्प्रूव करो भाषा में। हो जाएगी, जब भी होएगी टेक्नोलॉजी क्लास, जिन बैच में नहीं हुई है अगले मतलब 15 16 तारीख से चालू करवा, अगस्त बाद। राजस्थान पॉलिटी क्लास रिकॉर्डेड लेनी है या लाइव चालू होगी? लाइव चालू होगी। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा राजस्थान पॉलिटी पूरी। विनो ये किसने कहा? ना ना कोई फर्क नहीं पड़ता विनीता जी। विनो विनो ऊपर वाले, हाँ। जल्दी दीपांशु। अब वो तो पायल जी आप देखो। 8 में केवल यूनियन टेरिटरी की बात है, 1 में पूरे भारत की बात है। एक कैसे लगा आपको? अब चलो तुमने सारे मैसेज कर लिए, अब ये बताओ, आज से ऊपर स्टार्ट हो रहा है रक्षाबंधन का, तुम में से कौन कौन एडमिशन करवाएगा एक एक? बात कितनी करवा लो बोले। हाँ। अब दो रिप्लाई। आज से ऑफर स्टार्ट हो रहा है,
पीएसआई के बैच का, फर्स्ट ग्रेड का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और ईओ के। आरएस का बैच जो थोड़े दिनों बाद आएगा, 15 अगस्त के आसपास। हाँ, तो अब कौन कौन है? जरूरी नहीं है ना कन्हैया हर बात का जवाब मिले। इतने लक्की थोड़ी होगी, कमेंट सेक्शन में चैट चल रही है और वहाँ पे जो है वो 500 विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका मौका आ जाए कभी कभी 2-3 दिनों में आपका भी नंबर आ जाएगा। पेशेंस रखो। 5 एडमिशन न दिए, ज़्यादा हो गया तो ये कौन, तो 2 ही करा दे। हाँ, जल्दी भवानी सिंह जी, जब अगला शेड्यूल बनेगा ना तब, अभी जो चल रहे हैं वो पूरे हो जाएं उसके बाद, है ना। ओके। तो सभी लोग अपने साथ वालों को ज़रूर बताना, आपकी संस्था है, यहाँ पे जो भी बैच आते हैं तो एटलीस्ट आप ज़रूर बताएं और आरएस का एक एडमिशन करवाने का प्रयास करें। और तो छोड़ो, ये छोटे मोटे एडमिशन हमारे अपने आप होते रहेंगे। आरएस के अंदर हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि जो है वो आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमें जानते हो, लेकिन जो बच्चा अभी 12th करके निकला है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसने पढ़ा ही नहीं तो वो क्यों जानेगा। उसे एटलीस्ट आप बता सकते हो कि घर बैठे पढ़ा जा सकता। ठीक है। ओके। अब जो है वो दोस्त आगे चलते हैं। हम्म। एक बहुत अच्छा मैसेज सभी बच्चे लिख रहे हैं कि ये क्लास कब होगी, ये क्लास कब होगी। ये संस्था का अधिकार है कि कौन सी क्लास कब होगी, है ना, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है। तो जस्ट टाइम जिस क्लास की, है ना, परफेक्ट तिथि होगी उसी टाइम वो क्लास होगी। हम हमारे अनुसार शेड्यूल के अनुसार चलते हैं कि हम कब तक आपको सिलेबस कवर करवा दें। क्या की इच्छा हुआ अंग्रेजी पहले पढ़ लें, क्या की इच्छा हुआ मैथ पहले पढ़ लें, थारी इच्छा कौन सा है, हमेशा याद रखे भले, है ना। मतलब अगर मतलब डेस्क को या कोई जो है सब्सक्रिप्शन भी ले लियो तो थारे आज जी करे कि आज थे जो है वो दोबारा टेस्ट मैच जो है वो नयो चालू करो, करवा लो। ये टेस्ट मैच तो होसी नहीं होसी, थाने देखना है तो लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो। अब थारो जी करे थे डिज्नी प्लस हॉट स्टार ले रहा है कि आईपीएल पाचो करो आज ही, जैमनाबाद में क्यों है, तो वो तो आईपीएल तो होगा तभी होगा। आपने जो डिज्नी और हॉटस्टार का ऐप ले लिया या वहाँ भुगतान कर दिया, इसका मतलब तुम उनके माथे नहीं हो कि कब होगा। हाँ, ये है कि साल के अंदर हो जाएगा, एक बार आईपीएल होगा। आई बात समझ में इसकी बात। इससे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो इसके बाद में जब भी सूटेबल टाइम होगा, एक साइकिल चलता है जिसके माध्यम से बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अभी 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट खत्म होगा तभी तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। सिंपल बात है। साइंस और टेक कंप्लीट होगी तभी तो मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होगी। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होगी तभी तो राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट होगी। ऐसा तो नहीं है ना एक साथ में 4 सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, ये दोनों पूरे हो जाएंगे तब इंडियन इको चालू होगी, बाद में राजस्थान इको चालू होगी। इसी तरीके से जो है वो चलेगा। तो आपको मैक्सिमम लाइव क्लासेस मिल रही है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। तुम अगर आस पास पड़ोस में पूछ लो ना कि कोई का लाइव पढ़ा है, जनता अठे ठीन चेप दे सीटी क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कटे, कम से कम लाइव क्लासेस मिल रही हैं आप, वो भी एकदम न्यूनतम फीस में। तो थोड़ी वैल्यू रखो, थोड़ा आनंद लो। अब आगे चला, ये टाइप हैं, इनको आप देखना। कम से कम जनरली क्या होता है कि इसकी डिटेल ना पूछकर यही पूछ लेते हैं कितने आधार पे भारत में नागरिकता मिल सकती है, तो वही आप याद कर लो तो बहुत है। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि के अर्जन के माध्यम से। अब जो है वो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भारतीय नागरिकता का जो है वो अंत कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति या तो अगला भारतीय नागरिकता जो है वो स्वयं कोई व्यक्ति त्याग दे, ठीक है, या फिर जो है वो दोस्तों स्वतः समाप्त हो जाए। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो फिर हमारा नागरिक नहीं, या तो त्याग दें, या फिर अगले ने जो है वो दोस्तों जो है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो फिर वो हमारा नागरिक नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो है वो प्रोविजन है जिसके माध्यम से हम नागरिकता जो है वो दोस्तों जो है वो समाप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक कोई व्यक्ति बनाया गया था, उन्हें केंद्र सरकार के आदेश द्वारा भारतीय नागरिकता से जो है वंचित किया जा सकता है। जैसे वो भारतीय संविधान में अगर जो है वो निष्ठा न रखें, अगर वो युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करें, उसने गलत तरीके से भारत की नागरिकता ले ली हो, हाँ, यदि किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह कर लिया गया हो,
या लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह रहा हो, ठीक है, या पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा उसने 3 और 4 नंबर प्रोविजन के द्वारा भारत की नागरिकता ली और स्टार्टिंग के ही 5 वर्ष में 2 साल की उसे सजा हो गई, मतलब अगला क्रिमिनल है, क्या काम का अपने यहाँ पे। सही बात है। कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता ली हो और उसके बाद संविधान में निष्ठा ना रखता हो, शत्रु देश से संबंध रखता हो, गलत तरीके से नागरिकता ली थी, या जो विदेशी पुरुष से विवाह कर लिया हो उस महिला ने, लगातार 7 वर्ष तक भारत में से जो है वो बाहर रहा हो, ठीक है, और दो दोस्तों जो है वो 5 साल ही हुए हैं नागरिकता लिए हुए, उसमें भी अगला जो है वो दोस्तों जो है वो क्या कर रहा है, 2 साल की सजा हो गई। याद करो एक बार।
ऑडियो वीडियो क्लियर? अब आगे चलते हैं और सारे जो आर्टिकल पढ़ते हैं। ये तो स्वतः समाप्त, या फिर अगला नागरिकता छोड़ दे, है ना, याद रखना यहाँ पे, या तो जो है वो अगला भारतीय नागरिकता स्वयं छोड़ दे, या फिर दूसरी नागरिकता ग्रहण कर ले, या फिर हम हटा सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा न रखता हो, शत्रु की सहायता करता हो, गलत तरीके से जो है वो नागरिकता ली हो, 7 वर्ष से बाहर रह रहा है बिना किसी सूचना के, और अगले अगले ने जब से नागरिकता मिली है उन 5 वर्षों में 2 साल की सजा हो गई, इसका मतलब तो क्रिमिनल माइंड आदमी, हटाओ इसको। ये इतना आप याद रखना। अब आगे चलते हैं और दोस्तों जो है हम आर्टिकल वाइज देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो दोस्तों आप आर्टिकल देखना। 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, याद रखें, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, याद आएगा कुछ? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता याद आया कुछ? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को नागरिकता है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब भूले भटके जो है वो दोस्तों जो है वो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता का प्रावधान। सेपरेशन के टाइम, विभाजन के टाइम बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उन्हें हम नागरिकता देंगे। पाकिस्तान से इंडिया आए थे और हमने उनको नागरिकता दी, लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान चले गए बाद में इंडिया आना चाह रहे थे, ऐसा भी था ना, कई सेपरेशन के टाइम पाकिस्तान चले गए, मैं तो पाकिस्तान में रह पाकिस्तान में रह, तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, मार्च 1947 के आसपास से, लेकिन बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो वापस जो है भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके बारे में प्रोविजन। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, याद आया तुम लोगों को? हाँ, चाहे बाई बर्थ, वंश एवं परंपरा वाली हमने बाई बर्थ के बाद में जो है वो वंश के आधार पर पढ़ा था, वो इसके अंदर आएंगे। अब धीरे धीरे सब आर्टिकल के बारे में। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना, कोई व्यक्ति अगर जो है वो दोस्तों जो है वो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना और जो है वो दोस्तों संसद द्वारा इसके लिए कानून बनाना। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं, हर आर्टिकल वाइज चलते हैं। सबसे पहला, संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता, मतलब कोई ऐसा जिसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, है ना, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास किया हो, मतलब अधिवास के आधार पर हम संविधान के प्रारंभ पे जो नागरिकता दे रहे हैं, उस समय की नागरिकता आप समझिए कि भारतीय संविधान में प्रारंभ पे जो नागरिकता दी गई थी वो नागरिकता क्या थी? जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। माता पिता, संविधान जब लागू हो रहा था उस समय की हम बात कर रहे हैं, संविधान के प्रारंभ में, तो वहां पे बच्चे की बात नहीं हो रही, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में रहा हुआ हो, उन्हें हम जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के समय हमने नागरिकता दी थी। आ जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 नंबर बात हो रही है संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता, और हमने किन किन को दी? जिनके माता पिता भारतीय हो या अगला 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसे हमने जो नागरिकता दी, और यहाँ इसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं है। फिर अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत प्रवास कर आए लोग जो आए, जिन्होंने यहाँ जो है वो माइग्रेशन किया, उन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके लिए क्या बात है? जिनके माता पिता या पूर्वजों का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अविभाजित भारत 1935 के समय जो भारत था, 1935 के टाइम जो भारत था, तो वहां पे माता पिता या पूर्वजों का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, और 19 जुलाई 1948 से पूर्व वो भारत आ गए या सामान्य रूप से यहाँ निवास कर रहे हैं, या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ समझिए आप, क्या समझना है आप लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से यहाँ आया, जिसके माता पिता या पूर्वज जो है वो क्या है, संयुक्त अविभाजित भारत है कि जो है वो दोस्तों जो है उसमें जन्म हुआ, पूर्वजों का जन्म अविभाजित भारत में हुआ,
या तो अगला जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ गया तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आ गया और बढ़िया तरीके से निवास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो वो दोस्तों क्या करे, वो जो है वो आपके यहाँ संविधान के लागू होने से पहले, इट मीन्स आपके यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। इंपॉर्टेंट लगा लो। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए तभी तो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान थे मैंने बताया था ना, पहले ही लागू हो गए थे 26 जनवरी से, 26 नवंबर 1949 को ही हो गए थे। तो हम पाकिस्तान से भारत आए उन किन किन लोगों को नागरिकता देंगे। पहला प्रोविजन क्या है, उनके माता पिता या पूर्वज का जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। दूसरा प्रोविजन क्या है, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, यहाँ रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप नागरिक हो। 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, ठीक है, तो आप जो 26 जनवरी 1950 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, आवेदन कर दो भाई, आप क्या कर दो, पंजीकरण करवा लो। तो पहले हमने बात की संविधान के प्रारंभ से, दूसरी बात की पाकिस्तान से आने वाले। अब बात करते हैं पाकिस्तान जो चले गए। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जो है वो चले गए, उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, याद रख लेना। क्यों पहले चले गया भाई तो चलो कोई आदमी अलग बात है, लेकिन जो ऑफिशियल चला गया, जिस समय विभाजन की बात चल रही थी, कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से गया है वो अलग बात है, अपने ट्रेड के लिए कोई अलग चीज, ठीक है, हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, 1 मार्च 1947 के बाद, क्योंकि एकदम शौर्य हो गया था ना माउंटबेटन प्लान के बाद में, तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग। तो यहाँ 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह दोस्तों व्यक्ति जो है पाकिस्तान चला गया तो उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया। यदि वह कानूनी अनुमति के तहत वापस लौटते हैं पुनर्वास के माध्यम से, तो उन्हें अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और वह आवेदन की तिथि से कम 6 माह पूर्व वह भारत में निवास करें। मतलब एटलीस्ट 6 महीना इंडिया में रह ले, फिर बाद में भी अप्लाई करो, फिर बाद में जो अप्लाई करो। भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे, आपको जो आवेदन करना पड़ेगा नागरिकता के लिए, पात्र होंगे अगले, लेकिन जो है वो दोस्तों जो है वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। पात्र भी तब होंगे जब कानूनी अनुमति के तहत भारत में आए हैं, ऐसा नहीं घुसपैठ करके आ गए। तो यहाँ वापस समझना, कोई व्यक्ति जो है वो भारत से पाकिस्तान जो है वो चला गया, भारत से पाकिस्तान है चला गया, और वो भी कब, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, पाकिस्तान चला गया। अब वो बटेजार पाकिस्तान अब आगो डोल दे क्यों, अब वो कहिए मैं तो इंडिया हूं पाछो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो आप एक तो जो है वो कानूनी अनुमति से आएंगे, क्या आएंगे दोस्तों, कानूनी अनुमति से आएंगे पुनर्वास के तहत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जो है वो अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 की तरह नागरिकता प्राप्त करेंगे, और नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, और आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करना होगा, और आवेदन से पहले कम से कम आपका 6 माह यहां रहना जरूरी है। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से आराम से आ गई होगी। याद तो करना ही पड़ेगा, हर चीज़ सरल थोड़ी होगी, कई आदत पड़ेगी गुरु जी, क्लास को क्लास में याद हो जाए, कुछ चीज़ों पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। 5 के अंदर संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, 6 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर पाकिस्तान से आने वाले लोगों को जो है वो नागरिकता। 19 जुलाई तक आ गए तो कोई बात नहीं है,
19 जुलाई के बाद आया हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम आपको नागरिकता दे देंगे। बस आपके माता पिता या पूर्वज में किसी का अविभाजित भारत में जन्म होना जरूरी है। और क्या आप हमें बता दो। लेकिन कई व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए, अब अगला आना चाहता है तो पहली बात तो अनुमति से आना पड़ेगा, नहीं तो हम घुसपैठियां मानेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपको नागरिकता के लिए आप पात्र तो हैं, लेकिन आप आवेदन करो, आर्टिकल 6 की तरह आप नागरिकता प्राप्त करो, आवेदन करो, और आवेदन से पहले 6 माह भारत में रहो और लीगली आओ। 3 आर्टिकल प्रारंभ, 6 पाकिस्तान से आने वाले, 7 पाकिस्तान जो चले गए वो अगर वापस आ रहे हैं तो उनके लिए। तो 5, 6 और 7 क्लियर। अब 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कहता है? विदेशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। विदेशों में बसे भारतीय मूल के जो है वो दोस्तों जो है वो व्यक्तियों की नागरिकता आता है तुम लोगों को। भारत के बाहर रह रहे कोई भी व्यक्ति जिनके पूर्वज माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, मतलब वो भारतीय वंश के हैं, भारतीय वंश के हैं, वंश के आधार पर याद है, तो उन्हें संविधान लागू होने से पहले या उसके पश्चात जो है वो संबंधित देश के जो राजदूत के सामने प्रस्तुत हो जाओ और नागरिकता के लिए आवेदन कर दो, बात खत्म। उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया जाए। याद रख लेना क्या करना है उन्हें। कोई विदेश में रह रहा है, भारतीय मूल का नागरिक है, ठीक है, उसके माता पिता दादा दादी किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर हम अगले को कह रहे हैं कि आप भारतीय दूतावास में जाओ और जो रजिस्ट्रेशन करवा लो और भारतीय नागरिकता ले लो। सिंपल। तो कहाँ चले? 5 बात कर रहे हैं दोस्तों आपके यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 बात कर रहे हैं पाकिस्तान से जो है वो दोस्तों जो है वो आने वाले लोगों के बारे में, ठीक है। 7 जो पाकिस्तान गए, ठीक है। 8 जो विदेश में हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनकी नागरिकता। क्लियर? 5, 6, 7, 8 क्लियर। बस आप जो है वो दूतावास जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। 9 विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पे भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, निवासी रह सकता है, निवासी तो आर्थिक निवासी हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे, आपके टाबर सोचा गुरु जी भटकिया, बहुत सारे लोग हमारे अमेरिका में रहते हैं H1 वीजा के ऊपर, बहुत सारे लोग जो है वो इटली रहते हैं, बहुत सारे लोग UAE रहते हैं, कर्मचारी भी तो जाते हैं ना, बहुत सारे वहाँ जाके मजदूरी भी करते हैं ना। वो आर्थिक निवासी है, कमाने गया है, कुछ वहाँ लगा रहा है, कुछ यहाँ भेज रहा है, वो प्रॉपर वीजा के थ्रू गया है, उसे एक वीजा मिला है। वीजा एक अस्थायी व्यवस्था है जो आपको किसी देश के अंदर जो है वो या तो घूमने की, या जो है वो दोस्तों जो है वो चिकित्सा सुविधा की, या कोई एजुकेशन की, या फिर जो है वो ट्रेड की, कोई सेमिनार की, उसकी अनुमति देता है। तो 9 अगर विदेशी नागरिकता ले ली तो फिर बाद में भारतीय नागरिकता का अंत है। 9 खत्म। अब दोस्तों आपके यहाँ नागरिकता का अधिकार और निश्चय। संविधान के अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे तब तक नागरिक बने रहने का अधिकार प्राप्त होगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन उसकी नागरिकता समाप्त ना कर दी जाए। मतलब सिंपल सी ये बात है कि ऐसा चलता फिरता कोई आपकी नागरिकता खत्म नहीं करेगा। यहाँ रूल ऑफ द लॉ है, कानून का शासन है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि संसद के बनाए हुए कानून से ही आपको नागरिकता मिलेगी या नागरिकता समाप्त की जाएगी। मतलब यहाँ मनमाने ढंग से नागरिकता नहीं जाएगी। यह जो है वो अनुच्छेद 10 कह रहा है नागरिकता के अधिकार जो है वो आपको प्राप्त होगा, वो भी कानून के तहत, और नागरिकता का अधिकार अगर आपको प्राप्त है तो उसको जो है वो दोस्तों हम हटाएंगे भी, वो भी कानून के तहत। और वो हमने कानून बना रखा है 1955 का अधिनियम, जिसमें हमने लिख रखा है अगर 7 साल तक बिना जानकारी के आप जो है वो बाहर रह रहे हो, या आप हमारे संविधान में निष्ठा नहीं रखते, या आपने गलत जो है वो डाटा देकर नागरिकता ले ली हो, या दोस्तों जो है वो आप यहाँ पर नागरिकता लिए हुए 5 साल ही में 2 साल आपको जो जेल हो गई, तो इन कंडीशंस में हम आपकी जो नागरिकता का निरसन कर सकते हैं, लेकिन वो भी विधि सम्मत रूल ऑफ लॉ कानून के तहत। तो जो है वो 9 कहता है कि विदेश में जो आपके यहाँ पर है, याद रखें अगर आपने कोई विदेशी नागरिकता ले ली, विदेशी नागरिकता ले ली तो ये आपकी जो है वो नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। 10 कहता है कि नागरिकता का जो निरसन है या नागरिकता अगर किसी की समाप्त की जाएगी तो वो हमेशा ही कानून के तहत की जाएगी। हम कब मना कर रहे हैं?
कानून के तहत की जाएगी। और 11 कह रहा है कि ये कानून कौन बनाएगा, ये कानून बनाने की पावर संसद के पास होगी। कानून कौन बनाएगा, संसद के पास होगा। काम खत्म। कुछ नहीं इनमें, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बैठ गया दिमाग में। अब दो कॉन्सेप्ट और याद करूंगा, ओसीआई क्या होता है, एनआरआई क्या होता है। वापस याद करने को कुछ नहीं, एकदम सिंपल सिंपल बातें, वापस समझे। यहाँ पे आपका जो है वो 5 क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ से आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। 6 कह रहा है आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तान से जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, पाकिस्तान से जो लोग हमारे यहाँ, पाकिस्तान से जो लोग जो है वो आए हैं, मतलब अगर वो 18 जुलाई मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता या उनके पूर्वज का बस अविभाजित भारत में जन्म होना चाहिए उनका, तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में आए तो संविधान के लागू होने से पहले पहले आवेदन कर लो, हम जो दे देंगे जो है वो। उसके बाद में आपके यहाँ 7 कहता है जो आदमी पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान गया और अब लौट कर आना चाहता है, तो अब वो कानूनी रूप से ही आए, उसके बाद में आवेदन करें, 6 माह तक कम से कम जो वो रहे और आर्टिकल 6 के तहत आवेदन करें, तब जाके हम नागरिकता देंगे। याद रख लेना, तब जाके हम लोग जो है वो नागरिकता देंगे। उसके बाद में 8 कहता है कि विदेश में कोई व्यक्ति जो है वो है भारतीय मूल का, विदेश में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, तो वो इस कंडीशन में उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी, ठीक है, अगर भारत में जन्मे हुए तो वो दूतावास में जाए, अपना पंजीकरण करवा ले, हम मना नहीं कर रहे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हमारे यहाँ, कोई व्यक्ति ने अगर विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त, विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त। और भारत की नागरिकता समाप्त हमेशा ही कानून के द्वारा ही होगी, विधि सम्मत तरीके से होगी। और ये कानून कौन बनाएगा, ये कानून संसद बनाएगी, ये कानून संसद बनाएगी। हेलो हेलो, ये कानून कौन बनाएगा, कानून संसद बनाएगी। रिमेनिंग जो टॉपिक है उन सब की पीडीएफ आज हम आपको देंगे, और उसके साथ साथ किताब जो है वो ये मान लो आप थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हाँ, राखी के बाद ही आएगी। डन, याद हो गया क्या, बताओ मेरे को, याद हो गया। अब देखो दो चीज समझ के जाना, ये है देखो, ये तो सामान्य है। अब ज्ञान के अंदर ज्ञान थोड़ा सा और पता होता है ना, तो कॉन्फिडेंस ये लगाता है। कल को कोई पूछ ले, कल ना कोई पूछ ले अपन, तो अपन बताओ जा चौखा लगा लगा। कहते कहते कोई क्वेश्चन पूछ ले, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये क्या है, नागरिकता नहीं है ये, हम जो ओसीआई का दर्जा भी देते हैं। थोड़ा सा पढ़ना आप जाके, मैं आपको एक सुपरफिशियल थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एक थोड़ा सा अलग नॉलेज आपके पास हो तो बढ़िया है। क्या याद रखना है दोस्तों आपको, हाँ 6 और 7 3 बार समझा दिया, सुबह सबको नहीं आया तो 2 बार और देख ली भाई। 6 के अंदर है पाकिस्तान आने वाला लोग, विभाजन के टाइम बहुत सारे लोग पाकिस्तान आया, ठीक है। और दोस्तों 7 जो है वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में जार भारत की याद आई जहाँ पे। आगे बात समझ में। देशीकरण का मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई 5 वर्ष से रह रहा हो, अप्लाई कर रहा हो, तो हम उसे जो है वो आवेदन मांगेंगे और उसे कंसिडर करेंगे। आगे बात समझ। हाँ, तो यहाँ रह रहा हो, कन्हैयालाल जी, देशीकरण से तात्पर्य है कोई विदेशी नागरिक है, उसने अपनी नागरिकता छोड़ दी, वो वयस्क है, आपकी भाषा सीख गया, पिछले 1 वर्ष से यहाँ रह रहा हो और पिछले 8 वर्षों में 7 वर्ष यहाँ रह गया, तो उसे हम नागरिकता दे देंगे। ये आपका देशीकरण से संबंधित वो एक मतलब डिटेल से मैंने 5 टाइप आपको बताए हैं। और जो आर्टिकल में बस संविधान के प्रारंभ से पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान गए और वापस आने वाले, विदेश में रहने वाले,
और उसके बाद में अगर विदेशी नागरिकता ले ली तो 9 नंबर में फिर बाद में स्वतः समाप्त। 10 के अंदर कानून के तहत नागरिकता जाएगी। 11 में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है। और अब थोड़ा सा एक लेवल आगे और पढ़ जाओ, एक लेवल आगे और पढ़ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि नागरिकता का ऐसा टॉपिक है जनरली सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। मैं आपके ज्ञान के संवर्धन के लिए और उसके अलावा जो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके लिए जो है वो करवा रहा हूँ, ताकि कल को ऐसा ना हो कि आ जाए फिर अपन सोचे कि सर इससे अच्छा तो पढ़ ही लेते, 1 घंटा तो लगता। तो बस इतना से इतनी सी बात है, और मेंशन तो है ही नहीं। अब देखो एक ज्ञान की बात हो रहा है, कभी कभी कहते हैं ना ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन प्रवासी भारतीयों के साथ हमारे भावनात्मक और व्यावसायिक संबंध तो है। तो भारत सरकार ने उन्हें सीमित नागरिकता दी है, पूरी नागरिकता तो नहीं दी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर हमने 2003 में एक संशोधन पारित किया और हमने ये कहा भारतीय मूल के जो नागरिक, भारतीय मूल के जो नागरिक विदेश में रहते हैं उन्हें हम नागरिकता तो नहीं दे सकते लेकिन एक दर्जा दे सकते हैं। उन्हें हम नागरिकता तो नहीं दे सकते, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दे सकते हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड। ये नागरिकता नहीं है पूरी, बस हमारा मन किया कि ये लोग है तो भारतीय मूल के ना, ये रह रहे होंगे ब्रिटेन में, अमेरिका में, वहां की नागरिकता ले ली इन्होंने, लेकिन हमारा जुड़ाव तो है ना इनके साथ, तो इनका हमारे साथ जुड़ाव है, इन्हें आना चाहिए, तो इनको हमें एक थोड़ा सा स्पेशल प्रोटेक्शन, मतलब जो है वो थोड़ा सा प्रिविलेज तो देना चाहिए ना। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि ऐसे लोगों को आप जो है वो नागरिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन्हें कार्ड दे दो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय मूल के वे लोग जिन्होंने बाहर नागरिकता। तो क्या सर ये पाकिस्तान वालों को दे दें, बांग्लादेश वालों को दे दें? ना जी ना, उनको नहीं देंगे। ठीक है, तो उनको जो है वो नहीं देनी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, यह सुविधा केवल और केवल 16 देश के भारतीय मूल के लोगों के पास ही है, जो आपके यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस, साइप्रस, न्यूजीलैंड, ऐसे करके 16 देश है। सारे देश याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास जो सभी के पास है। ओसीआई केवल 16 देश के भारतीय मूल के लोगों को दी जाती है। ओसीआई कार्ड धारक को भारत में बिना वीजा आने जाने की अनुमति है, बार बार वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। उनके पास ओसीआई कार्ड है, बढ़िया तरीके से फ्लाइट कराओ और आ जाओ। वे भारत में अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, भारत में वो संपत्ति खरीद सकते हैं। उनके टाबर भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय संविधान उन्हें जो है वो इसलिए ये कह रहा है क्योंकि हमारा उनके पास साथ भावनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है, लेकिन पूर्ण नागरिक नहीं है कि वो वोट दे दें। ठीक है, उनको कोई मताधिकार का अधिकार नहीं है, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकते, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें कोई जो अनुच्छेद 16 के तहत कोई समानता का अधिकार, और ये नहीं है कि वो जो है वो लोग अप्लाई कर दें कि जो है वो हमें जो है वो नौकरी में आरक्षण चाहिए। हम केवल 2003 में हमने ये अमेंडमेंट किया और 2003 में हमने ये लक्ष्मीमल एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पे अमेंडमेंट किया। हमने कहा कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन इन 16 देश में रहते हैं, इन लोगों को हम जो है वो क्या दे रहे हैं, इन लोगों को हम एक कार्ड दे रहे हैं, ओसीआई कार्ड दे रहे हैं। इनका जब जी चाहे ये भारत में आए बिना वीजा के, शिक्षा स्वास्थ्य का जो है वो लाभ लेवें, संपत्ति ये आराम से लेवें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं लग सकते, संवैधानिक पद पे नहीं लग सकते। आया मजा? आई बात समझ में? अब तुम बता सकते हो ओसीआई क्या है। हर आदमी को नहीं हो से, ये तो पाकिस्तान वाला ही आ जाए, मैं भी भारतीय मूल का हाँ, ये तो बांग्लादेश वाला भी भारतीय मूल का ही है, म्यांमार वाला भी भारतीय मूल का ही है। ठीक है, हमारे जो लोग जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली और पैसा कमा रहा है, वहां बैठा है, थोड़ा बहुत यहाँ लगाए, तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं बिना पूछे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 16 देश में रहते हो, अच्छे अच्छे देश हैं, ये को नहीं हर कोई देश है के अंदर,
अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, अच्छा अच्छा देश है। अठे रह रहे हो ते आ देशा की नागरिकता ले ली। अब मैं था ना, नागरिकता तो कौन देश का, क्योंकि हमारे यहाँ तो दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है। तो हम आपको एक कार्ड दे सकते हैं, इस कार्ड से आप जब जी चाहे भारत आओ, आप जब जी चाहे जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो बढ़िया तरीके से आके जो शिक्षा संपत्ति लो इधर। अब अगर नेक्स्ट ऐसा डाउट आया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपका मैं 4 बार नाम ले सकता हूं। इसके बाद अगर आपने ये प्रश्न पूछा है तो या तो आप जो है वो यहाँ गलत हो, क्या वोट देने का अधिकार है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, था कहीं करे तू सागे सागे, क्या है ये लिखा हुआ, सामान्य बुद्धि नहीं है क्या? मैं एकदम भाई भाई कह के साथ साथ सुबह सुबह छोटे भाइयों की तरह तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, साथ एकदम पूरे कमिटमेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। बेसिक समझ नहीं है क्या? कोई आदमी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है तो तुम्हें मैंने क्लास में 4 बार कह दिया है, उसके बाद समझ में नहीं आ रही क्या है ये लिखा हुआ। मताधिकार का अधिकार नहीं है उन्हें, क्या लिखा हुआ है, वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी पद के ऊपर नहीं जा सकते, संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते, फिर क्यों है डाउट? बताओ बताओ। 2-4 लोग गजब हो यार तुम लोग, थोड़ी बहुत तो शर्म रखो, या तो क्लास देख लो, या क्या तुम्हारे लिए दूसरे लोग हमेशा ही डिस्टर्ब होते रहेंगे क्या? दोबारा अगर जस्ट पढ़ाए हुए के बाद में भी अगर ध्यान नहीं दे रहे हो फिर कोई सुनवाई नहीं है, ये वास्तविकता है। क्यों तुम्हारे तो हौसले बढ़ रहे हैं, पागल हो गए हो तुम। थोड़ा बहुत सलीका हो आदमी में, कोई तरीका हो आदमी में, पढ़ा रहा हूं तो कॉपी पेन लेके बैठे आदमी लिख ले, मतलब 30 सेकंड पहले बोली हुई बात पे भी अगला कमेंट्री कर रहा है क्लास के अंदर है कि जो है वो सर वोट देने का अधिकार है, कह रहा है देवता पढ़ने को नहीं आवेगे, 5वीं क्लास में भी पाठ पढ़ाए हो जावे, सुनने को नहीं आवेगे यार। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपकी हर बात को सुन के आपकी बात का जवाब दिया जाए, इसलिए तो आपका कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे, इसलिए थोड़ी कर रखा है कि दूसरे के टाइम खराब हो। फिर ढीट होके वापस चालू हो जाना उकालू। 2-4 है और मेरी क्लास में सारे समझदार बच्चे हैं, 2-4 हैं जो मतलब हर बार तुम यार क्यों फालतू में, मैं कहूँ बाद में थारो ईगो हर्ट हो जी। थोड़ी बहुत शर्म कर लो, आत्मविश्लेषण करो, खुद बात करो कि थारी क्या हालत है, क्या स्थिति है, थोड़ा बहुत सिंसियरिटी हूँ। अट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सिलेक्शन को नहीं हुए, कॉपी पेन ले पढ़ने सिलेक्शन हुआ। हाँ समझ में नहीं आया पढ़ाया हुआ, आपने पूछा देशीकरण के द्वारा नहीं समझ में आया, मैंने वापस समझाया कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता छोड़ दे, कोई व्यक्ति जो कोई व्यक्ति देशीकरण से नहीं समझ में आया, मैंने वापस समझाया, कोई व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता छोड़ दे, एडल्ट हो, पिछले 1 वर्ष से भारत में लगातार रह रहा हूँ, भारत की एक भाषा सीख ली हो, और जो है पिछले 8 में से 7 वर्ष में भारत में रह रहा हूँ, तो उसे हम जो है वो नागरिकता दे देंगे। वापस समझाया, जन्म से मैंने समझाया, मैंने बढ़िया तरीके से आपको जो है विदेशी मूल का, विदेश में अगर कोई भारतीय व्यक्ति रह रहा हो, वहां पे जो है वो जन्म हुआ हो, 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो, नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल सारे याद करवा दिए कि 5 प्रारंभ से 6 पाकिस्तान से आने वाले, 7 पाकिस्तान जाकर आने वाले, 8 विदेश में जो है वो जन्म लिया हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। और आपके यहाँ 9 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो खत्म है नागरिकता। 10 नागरिकता हमेशा कानून के तहत ही खत्म होगी, कानून के तहत ही मिलेगी। और 11 कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो ऐसे तो ये खुद पढ़ सकते हो, ये OCI रही है, मेरे कहाँ जरूरत आ रही है यार, सिलेबस में लिखा हुआ थोड़ी है, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो थोड़ा तो ऐसे रख लो लिहाज। अब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय, एक अलग से एक कॉन्सेप्ट और होता है, और विदेशों में रहने वालों में तो एक होता है आपका जो है वो अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडिया, NRI, आजकल व्यायाम कार्ड पे भी लिखा हुआ है, सब बता दूँ मैं, NRI भी बताऊंगा, PIO भी बताऊंगा। एक के किसी एक की वजह से तुम्हारा हित थोड़ी करूंगा मैं, अति तो मेरे में भी बुद्धि है। हाँ समझो, अब कभी कभी कार्ड पे नहीं लिखा था NRI, आजकल लोग, पहले लोग लिखता कार्ड के ऊपर भाई कोई आदमी सरपंच है, कोई आदमी SDM लगेड़ो है, तहसीलदार लगेड़ो है, अध्यापक लगेड़ो, कार्ड पर लिख क्या करा है ना।
तो अब लिखते हैं, हमारे साइड सुजानगढ़ में परंपरा है, हमारे परिवार में भी है, NRI, क्या, नॉन रेजिडेंट इंडियन। आ रहे हैं बलजीत जी, आ रहे हैं। ये क्या है? अनिवासी भारतीय वह व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक तो है, लेकिन कमाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से 6 माह मतलब 182 दिन या इससे अधिक समय से विदेश में रहता है। भारतीय पासपोर्ट है उसके पास, भारतीय पासपोर्ट है उसके पास, लेकिन वो 6 माह से ज्यादा अवधि के लिए विदेश में रहता है। जैसे मरताऊ जी के लड़के हैं, तो वो विदेश में रहे, भाभी भी विदेश में रहे भाई, इटली के अंदर बन जो है वो वर्क परमिट मिल रहा है कि आपको काम कराए भाई, ठीक है, साल में 2 दिन, साल में 1 महीना 1 महीना जब भी बन टाइम लगे। हमारे सुजानगढ़ में सारी जनता इटली रहे, वे NRI है। ओके, NRI है। नागरिकता बाकी इंडिया में, नागरिकता बाकी इंडिया के अंदर है, लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं? विदेश में, काम से, वर्क परमिट है अगले पास, प्रॉपर परमिट है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पर कोई भी भारतीय पासपोर्ट धारक है जो विदेश में 6 माह से ज्यादा, 182 दिन मतलब 6 माह से ज्यादा की अवधि के लिए रह रहा है, पर भारतीय पासपोर्ट धारक है, हो सकता है वो UNO के अंदर जो है वो कहीं पे काम कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो, NRI को जो है वो आप समझिए। इनको हमने क्या क्या जो अधिकार दिए हैं, इनको जो है वो दोस्तों जो है वो हमने अधिकार जो है वो दिए कि आप बढ़िया तरीके से आप मतदाता हो, आप बढ़िया तरीके से आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको NRI का दर्जा है, आपको वोटिंग का अधिकार भी है, सब कुछ है, टेंशन मत लो। ये है NRI, कोई समस्या नहीं है, ये वोटिंग का पावर है, ठीक है। ये छोड़ दे तो आ रहे तैयारी कर लो बोले, कोई मना थोड़ी करे। हमारे ताऊ जी को लड़को इटली रहे है, तो भी जी करे जता दिन इटली रहे और 18 आके CT को पेपर दे, तो भी सरकार मना थोड़ी करे भाई, छोड़ दे बेटे, 18 CT को पेपर दे ले, पटवार को दे ले, RS को दे ले, मना थोड़ी करे, है तो भारतीय नागरिक ही ना। NRI का तात्पर्य ये है कि आप विदेश में रहते हैं लेकिन हैं भारतीय नागरिक, 6 माह से ज्यादा रहते हैं, अपने काम के लिए रह रहे हैं, आपके पास सारे राइट हैं, आपके पास वोटिंग राइट भी है, आप मतदाता के रूप में भी काम करते हैं, आप छोड़ दो वहाँ रहना, मूल वापस आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ आके चाहे तैयारी करो की करो, कोई मना ही हो, चाहे चुनाव लड़ो, आज जो वोट है छोड़ दो, बटाऊ छोड़ हटा के बढ़िया तरीके हो, तो एज ए नॉर्मल सिटीजन ही है ना, सिटीजन ही है, बस रहता वहां पे है। अब बात करते हैं PIO, लास्ट 2 मिनट में लूंगा। भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO वह व्यक्ति होता है जिसके स्वयं या उसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हो, लेकिन परंतु वो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता हो, याद रखना ही। ओवरसीज तो हमने 16 देशों को ये अलग से दिया है, ओवरसीज वाला तो OCI कार्ड तो हमने केवल 16 देश के वो लोग जिनके माता पिता या पूर्वज कभी ना कभी भारत के नागरिक थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने उनको वीजा फ्री कर दिया, संपत्ति सबका अधिकार दे दिया। PIO क्या है? PIO ये है कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हो, लेकिन अब वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई भी अविभाजित भारत के अंदर रहा हुआ हो, ठीक है, और अब जो है वो दोस्तों वो PIO की श्रेणी में आता है। लेकिन हम किस किस को PIO में नहीं लेते हैं? पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश वालों को, चीन वालों को, श्रीलंका वालों को, नेपाल वालों को, अफगानिस्तान वालों को और भूटान वालों को जो है वो हम इस श्रेणी में नहीं रखते। ये करना आपने तो हम काल तन करंट अफेयर पढ़ा होना, आपने तो करना स्थिति खराब है। पड़ोसी अपन मतलब बहुत, पड़ोसी आदमी चुन कौन सके, अब आर बस जाए जो कोई पड़ोसी है, अब पड़ोसी अच्छा हो ना तो फिर उनमें जीवन अच्छा होता है, लेकिन क्या करें अपने तो जो एक एक ऐसे छांट छांट के पड़ोसी है, तो इनको हम PIO का दर्जा नहीं देते। पाकिस्तान वालों नहीं देते, नहीं तो सारे आ जाएंगे। बांग्लादेश वाले वैसे ही बिना PIO यहीं बैठे रहते हैं। चाइना वैसे भी हमारे जो हाँ, श्रीलंका, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान के नागरिकों को हम इस श्रेणी में नहीं रखते, PIO की श्रेणी में नहीं रखते। 2002 में हमने PIO कार्ड जारी किया था, इन लोगों को 15 वर्षों तक वीजा रहित भारत में यात्रा की अनुमति होती है, बाद में रिन्यू करवा लो। OCI को पूरी की पूरी जो है वो हाँ होती है, लेकिन जो है वो दोस्तों जो है वो PIO को जो 15 वर्ष तक के वीजा की जो है वो यहाँ पे जो अनुमति होती है, समझो। यहाँ पे इनको क्या क्या पावर है, वही सेम OCI को जो हमने पावर दे रखी है, आप संपत्ति ले, आप यहाँ पे जो है वो शिक्षा प्राप्त करो, स्वास्थ्य प्राप्त करो, जो आपकी जी करे वो करो, लेकिन ना
आप चुनाव लड़ सकते, ना आप वोट दे सकते, ना आप कृषि भूमि खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, और ना ही दोस्तों जो है वो आप लोग जो है किसी प्रकार के संवैधानिक पद पे जा सकते, ना ही आप किसी प्रकार का सरकारी पद प्राप्त कर सकते, ना ही आप सरकारी पद प्राप्त कर सकते। अब सर ओसीआई और पीआईओ में क्या अंतर है? ओसीआई जो है वो केवल उन 16 देशों के लिए है, पीआईओ जो है फिर अतिरिक्त सभी देशों के लिए है, लेकिन वहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और ये आपके जो ये देश हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनको नहीं मिलेगा। और सेम चीज है। मेजर डिफरेंस समझ में आया क्या राजेंद्र जी? अब तो हमने ये डिफरेंस भी खत्म कर दिया, लेकिन पहले अगर हम लोग जाके डिफरेंस अगर देखना चाहें तो ओसीआई और पीआईओ में डिफरेंस क्या है? ये भी भारतीय मूल के नागरिक हैं, ये भी भारतीय मूल के नागरिक हैं, दोनों ये कार्ड ही तो हैं। और ये जो कार्ड है, ओसीआई जो कार्ड है, ये जनरली उन लोगों को दिया जाता था जो 16 देश में हैं प्रॉपर, और उन्हें जो हमेशा वीजा फ्री है, उनका वीजा मुक्त है वो हमेशा के लिए। यहां जो है वो अन्य देशों को मिलता था, अन्य देश में भारतीय मूल के जो नागरिक रह रहे हैं, लेकिन यहां हमने एक प्रोविजन किया है कि हम पाकिस्तान वालों को नहीं देंगे, चाइना वालों को नहीं देंगे, नेपाल वालों को नहीं देंगे, भूटान वालों को नहीं देंगे, श्रीलंका वाला और अफगानिस्तान वालों को और बांग्लादेश वालों को हम जो है वो नहीं देंगे ये, ठीक है। और ये जो आपका प्रोविजन है, यहाँ वीजा जो है वो 15 वर्ष का जो है वो 15 वर्ष आप वीजा मुक्त हैं, 15 वर्ष आप वीजा मुक्त हैं। इनको भी संपत्ति का अधिकार है, इनको भी संपत्ति का अधिकार है, इनको भी शिक्षा का अधिकार है, इनको भी शिक्षा का अधिकार है, इनको भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ये भी मतदान नहीं दे सकते, ये भी मतदान नहीं दे सकते, ये भी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी आपके यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी किसी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते, ये भी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते, संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते, ये भी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकते, ये भी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकते। वो अगर प्रश्न आ जाए तो थारो सही हुआ ना जना तो है एडवांटेज। और तो 5 प्रारंभ, 6 पाकिस्तान से आने वाले, 7 पाकिस्तान को जाने वाले, फिर लौट कर आने वाले, 8 में विदेश वाले, 9 के अंदर किसी ने नागरिकता ले ली तो जो है वो नागरिकता का अंत हो जाएगा, और 10 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर हाँ कानून के तहत ही जाएगा। और जो 11 जो है, अब मैं इतना डिटेल से जा रहा हूँ, अब बताओ कोई डाउट रहेगा यहाँ? अब कोई डाउट रहेगा ये बताओ? तो थोड़ा पेशेंस रख ले आदमी, पेशेंस देखो। कोई भी चीज होती है ना, उसकी स्टार्टिंग 15-20 मिनट तो पृष्ठभूमि बनती है ना, ऐसे हाथों हाथ कोई चीज समझ में आ जाएगी तुम इतने क्या नहीं हो गया, ठीक है। तो एकदम क्लियर है पीआईओ और ओसीआई। और अब हमने 2015 में इन दोनों को जो है वो दोस्तों मिला दिया है, अब हम इंटीग्रेटेड ओसीआई ही देते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है याद रख लेना। अब हम जो है वो दोस्तों इंटीग्रेटेड जो है वो क्या देते हैं, आपके यहाँ ओसीआई ही देते हैं। हमने जो पहले आपका ओसीआई अलग चल रहा था, पीआईओ अलग चल रहा था, इन दोनों को मर्ज कर दिया है सरकार ने, क्या दोनों में एक जैसी सी व्यवस्था है तो मर्ज कर दिया, क्या आराम से टेंशन पर। अब ओसीआई है, पीआईओ 2002 की व्यवस्था थी, ये जो है वो दोस्तों 2003 की व्यवस्था थी, और 2015 से अब दोनों एकीकृत कर दिए, ये दोनों एक जैसी सी व्यवस्था है। क्लियर? क्लियर? याद रह जाएगा भाई, ठीक है। अब भारतीय नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है, आपको उसको थोड़ा सा देख लेना अगर आप लोगों को लगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 दिसंबर 2019 को जो है वो हमने जो है वो क्या कर दी है, एक नोटिफिकेशन निकाला, और हमने ये कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से गैर मुस्लिम, मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम सिख, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अगर भारतीय आके अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को हम नागरिकता देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, वो पात्र हैं और नागरिकता ले सकते हैं, है ना। तो इन लोगों के लिए हमने थोड़ा सा प्रोविजन किया है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आप जो करंट अफेयर में, जब भी आप करंट अफेयर की क्लास लेंगे तो मैं करवाता ही रहता हूँ। तो ये 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम को हमने नागरिकता के लिए अलग से अमेंडमेंट किया है।
कल से मूल अधिकार चालू होंगे। मूल अधिकारों की पीडीएफ भी आज ही आपको मिल जाएगी। आर्टिकल 51 तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। 51 तक पूरा होगा तब तक किताब आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जो सहयोग बनाए रखें। हाँ, थोड़ा सा पैसेंस रखें। हाँ, ज्योग्राफी क्लास चालू होगी, पढ़ो जाके।